Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 3, exercise 10.1. Inverse standard normal cumulative distribution function. Phi of z, probability of z less or equals to p. Phi inverse of p equals to z. इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि एरिया अगर आपको गिवन हो, जैसे यहाँ एग्जांपल नंबर 10.5 है 10.5. If z distributed normally with mean 0 and 1 variance, then find the value of a such that स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है, मीन उसका 0 और 1 वेरिएंस, तो a फाइंड करना है हमें, यानी z की वैल्यू फाइंड करनी है एट पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी गिवन प्रॉपर्टी. पहला पार्ट है प्रोबेबिलिटी अगर z ग्रेटर देन a है इक्वल्स टू 0.868 है. तो देखिए फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे जो फाई के साथ हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं. जैसे प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर आर इक्वल्स टू a क्या होता है 1 माइनस फाई ऑफ a. लेस में क्या होता है फाई ऑफ a होता है, अकेला फाई ऑफ a. बिटवीन में क्या होता है फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a. एब्सोल्यूट में क्या होता है 2 फाई ऑफ a माइनस 1. और एब्सोल्यूट ग्रेटर a में क्या होता है 2 फाई ऑफ माइनस a. ठीक है. अब यहाँ प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन a, ये हम जानते हैं फाई की फॉर्म में 1 माइनस फाई ऑफ a के बराबर होता है. लिहाजा ये गिवन है, देखो क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि 0.868 है. इसको इक्वल कर लिया हमने 0.868. फाइंड द वैल्यू ऑफ a. तो इसमें फाई ऑफ a फाइंड कर लें. कैसे, इसको राइट साइड पर ले जाएं. ठीक है, इक्वेशन की राइट साइड पर ले जाएं. जब फर्स्ट करें मैं यहाँ ले जाता हूँ, इसको मैं इधर ले जाऊँगा लेफ्ट साइड पर. जब लेफ्ट साइड पर लाऊंगा तो क्या होगा माइनस के साथ आएगा, ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है ना, यानी यूँ हो जाएगा. फाई ऑफ, दोबारा देखें कि ये हमारे पास फॉर्म है 1 माइनस फाई ऑफ a इक्वल्स टू 0.868. तो ऐसे सोचे ना इसको आप राइट साइड पर ले जाएं तो ये प्लस में बदल जाएगा, और इसको अगर लेफ्ट साइड पर लाते हैं तो ये माइनस में बदल जाएगा. तो फाई ऑफ a इक्वल्स टू बन गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी यानी 0.868. 1 में से जब माइनस किया यानी 8 में क्या जमा करूँ 9 बने 1. 6 में क्या जमा करूँ 9 बने 3. 2 ऐड करना पड़ेगा 8 में 10 बनाने के लिए, तो इसलिए 1 में से आप इस तरह माइनस कर लेते हैं. सो फाई ऑफ a बना 0.132 और a किसके बराबर होगा, a होगा, आप फाई को राइट साइड पर ले जाएं और फंक्शन को जब इस तरह से राइट साइड पर लेकर जाते हैं तो वो इन्वर्स हो जाता है इसका, यानी a इक्वल्स टू फाई इनवर्स ऑफ दिस वन, दिस प्रोबेबिलिटी. अब फाई इनवर्स का एक टेबल है, उसको आपकी बुक में 10A का नाम दिया हुआ है और उसको आप कह लें इनवर्स टेबल. जैसे यहाँ इनवर्स जेड टेबल है. पिछले लेक्चर में मैं बता रहा था आपको कि आपको प्रोबेबिलिटी गिवन होगी और ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना होता है. ठीक है, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स फाई इनवर्स ऑफ 0.132, ये पता क्या होता है, ये आपके पास 2 डेसिमल प्लेस इधर होते हैं और तीसरा इधर होता है डेसिमल प्लेस. 2 डेसिमल प्लेस इस तरफ और तीसरा डेसिमल प्लेस इस तरफ. क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो है आपको डेसिमल में ही मिलेगी, इसलिए आपको यहाँ होल नंबर नज़र नहीं आ रहा है. ये प्रोबेबिलिटी है. ठीक है, प्रोबेबिलिटी है. और ये जो ये वैल्यूज है ना टेबल की, ये z की वैल्यूज हैं. यानी अगर प्रोबेबिलिटी 0 हो तो z की वैल्यू
और यहाँ ज़ाहिर है नहीं होगी। अगर प्रोबेबिलिटी हो तो z कितना होगा? मसलन अगर प्रोबेबिलिटी 0.132 हो, 0.13 ये बन गया और 2 ये बन गया थर्ड डेसिमल प्लेस, यानी ये थर्ड डेसिमल प्लेस। 0.132 के अगेंस्ट z की वैल्यू ये मिली -1.1170, माइनस ये आ गई ना, -1.117। क्या हुआ, क्या किया हमने? बेसिकली वो पिछला लेक्चर ही है हमारा कि प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन a का फार्मूला होता है 1 - phi ऑफ a, और ये अभी हमें गिवन है, दिस इक्वल्स टू कर लेंगे 0.868 ऐसे कर लिया। अच्छा, इसको लेकर ना ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इतना एक्सप्रेशन, इसमें से phi ऑफ a आपने फाइंड कर लेना सबसे पहले, और वो ये आ गया phi ऑफ a, और वो बन गया इतना 0.132। और अच्छा, फिर आपको a फाइंड करना है। a फाइंड करना है तो ये इन्वर्स आ गया, इन्वर्स phi इन्वर्स ऑफ दिस, और आपकी बुक में टेबल दिया हुआ है इन्वर्स z टेबल। इन्वर्स z टेबल में हमने वैल्यू देखी 1 पॉइंट प्रोबेबिलिटी, यानी अगर हो ना 1.32, यानी 1.3 2 डेसिमल प्लेस तक प्रोबेबिलिटी यहाँ से देखेंगे, यानी इसको हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी 2 डेसिमल प्लेस तक, और थर्ड डेसिमल प्लेस यहाँ से ले लेंगे, और इन दोनों को आप देखते हुए ये वैल्यू उठा लेंगे इसको, ठीक है, -1.117। सो इस तरह से बेटा आंसर ए का बन गया ये। बिल्कुल पिछला लेक्चर अगर हमें समझ है, अगर आता है तो देखो कोई इसमें इश्यू नहीं है, आपको जस्ट phi ऑफ a फाइंड करना होता है। अब एब्सोल्यूट का हमें पता है कि लेस देन हो, यानी प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी z एब्सोल्यूट लेस देन a, ये गिवन है हमें, और ये हम जानते हैं एज वी नो दैट दिस इक्वल्स टू, ये देखो ये मैंने यहाँ लिख भी दिया कि जो एब्सोल्यूट लेस आर इक्वल्स टू a होता है वो 2 टाइम्स phi ऑफ a -1 के बराबर होता है। लिहाजा ये जो आपको प्रोबेबिलिटी दी हुई है ना 0.90, ये बन गया 2 टाइम्स phi ऑफ a -1 इक्वल्स टू 0.9, यानी ये इक्वल आ गया। सही है। क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना वो इसके इक्वल है 2 टाइम्स phi ऑफ a -1। तो यहाँ सिंपल आप मैथमेटिकल स्टेप्स अडॉप्ट करें, और ये फॉर्मूला था यहाँ, तो आप इसको सॉल्व करते जाओ। phi ऑफ a बेसिकली निकालना है। ये 2 जो है अभी हम डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि ये 1 उधर ले जाएंगे, जब 1 उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 1.9 बन जाएगा, ये इतना पार्ट 1.9 हो गया। अब 1.9 ये 2 खत्म कर दें तो phi ऑफ a आ जाएगा। 2 कैसे खत्म करेंगे? डिवाइड करना होगा बोथ साइड, तो बोथ साइड आप इसको डिवाइड करें 2 से, यानी 1.9 को डिवाइड कर दें 2 से। अब कैलकुलेटर उठाएं, अच्छा मैं यहाँ आपको कैलकुलेटर ये दिखाता हूँ, ये मैंने कैलकुलेटर लिया, इसमें क्या करना है 1 पॉइंट, ये तो मैंने ले लिया 1.9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कर लें 0.95 आ गया। ये देखें ये वैल्यू बन गई 0.95। अब वही a कैसे फाइंड करते हो? पिछले पार्ट में आपने किया ना, इसको कर लें इन्वर्स, यानी phi इन्वर्स ऑफ ये वैल्यू। 3 डेसिमल प्लेस के करने होते हैं ना, ये 0 यहाँ लगा लें साथ पॉइंट, यानी आपने z देखना आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है 0.95 और 0 थर्ड डेसिमल प्लेस में। टेबल ये था 0.95 टेबल में चले जाए, 0.95 में चले जाए, 0.95 ऊपर है,
कहाँ है 0.95, ये नीचे आ रहा है, ये जनाब आ गया 0.95 और जी 0। तो क्या वैल्यू बनी, ये वैल्यू बन गई आपके पास 1.6449। ये देखो 1.6449, इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाती है। यानी इनवर्स टेबल आपको यूज करना होगा। इनवर्स टेबल में 3 डेसिमल प्लेस होते हैं। यहाँ अगर आपको 0.95 फाइंड करना है तो आप समझ लो कि 0.950 है, और जो पहला कॉलम है उसका जो थर्ड डेसिमल प्लेस वो 0 है, ये देखो ये 0। फिर जो थर्ड डेसिमल प्लेस 0.001, ठीक है ना, ये प्रोबेबिलिटी है। तो 0.950 उसकी वैल्यू बनी 1.6449, यानी z की वैल्यू होती है ये फाई ऑफ ए की वैल्यू बन गई 1.6449। ओके, थर्ड पार्ट ये अब हम जा रहे हैं इससे नेक्स्ट पार्ट में। अब ये एब्सोल्यूट ग्रेटर में दे दिया है, तो ग्रेटर का फॉर्मूला हमें आता है। अगर हम फॉर्मूला शीट पे चले जाएं जो हम फॉर्मूला बना रहे थे, तो ग्रेटर में क्या था, ये देखो ग्रेटर में ये था 2 टाइम्स फाई ऑफ माइनस ए। यहाँ हम कर लेंगे 2 टाइम्स फाई ऑफ माइनस ए, तो गिवन है 0.238, यानी ये इक्वल हो गया 0.238 के। अब 2 खत्म करना है, कैसे करोगे, 2 उधर ले जाओ, 2 डिवाइड कर दो, यानी 0.238 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे। तो ये हम क्या करेंगे 0.238 डिवाइडेड बाई 2 इज 0.119। ठीक है बच्चों, ये इतना आ गया। अब हम माइनस बाहर नहीं निकालेंगे, ये ख्याल रखिएगा, बल्कि इस फाई को ख़त्म करेंगे लेफ्ट साइड से, और ये जब राइट साइड पर जाएगा तो वो फंक्शन इनवर्स फंक्शन बन जाता है। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू ना, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ले जाते हैं राइट साइड पर, बिल्कुल उसी तरह से। यानी ये माइनस ए इक्वल हुआ फाई इनवर्स ऑफ दिस वन। अब ये 3 डेसिमल प्लेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0.119, टेबल में जाएंगे 0.119, ये टेबल है 0.119, ये देखो 0.11, ये आ गया 9 आखिरी होता है, ये इसको मैं बोल्ड कर दूं तो माइनस माइनस, हाँ ये भी अगर हम, हाँ ये वैल्यू आ गई -1.2319। तो ये जनाब -0.119 देखा आपने, पॉइंट दोबारा देखो 0.119, तो 0.11 ये और 9 ये मैंने गलत देख लिया, ये वाली वैल्यू बनती है, ठीक है, ये नहीं, -1.18 बनती है, -1.18 वैल्यू बनती है। ओके, अब माइनस ए, यानी ये बन गया माइनस ए इक्वल्स टू -1.18, सो ए इज इक्वल टू क्या हुआ 1.18। दोनों तरफ माइनस कैंसिल हो जाती है, या दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दें तो ए इज इक्वल टू बन गया 1.18। दोबारा देखो जनाब, एब्सोल्यूट अगर ग्रेटर साइन के साथ हो तो उसका फॉर्मूला 2 टाइम्स फाई ऑफ माइनस ए होता है। ये जो वैल्यू दी है ना, इसको इसके बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये फाइंड करना है। जब इसके बराबर कर लिया, अब 2 खत्म कर लिया, राइट साइड पर लेके 2 डिवाइड कर दिया, 2 डिवाइड करने के बाद फिर आप माइनस ए इक्वल्स टू फाई इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, इसको टेबल में देखा -1.18 है, तो माइनस ए इज इक्वल टू -1.18, ए क्या हो गया 1.18। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया जनाब ए। आगे फोर्थ पार्ट, लेस देन ए, वेरी सिंपल, वो फाई ऑफ ए होता है, यानी ये सारा का सारा फाई ऑफ ए बन गया, ये सारा का सारा फाई ऑफ ए बन गया। और क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 डेसिमल प्लेस हैं, इसकी भी इंटरपोलेशन कर लेंगे हम।
इंटरपोलेटिंग इंटरपोलेटिंग कैसे, ये 4 है, तीन हमें गिवन है, 4 का है, तो क्या तरीका मैंने बताया था, इससे पिछला नंबर ले लो, ये देखो, अब क्योंकि इन्वर्स की बात कर रहे हैं हम, फाई इन्वर्स की बात कर रहे हैं, तो फाई इन्वर्स के साथ रहेंगे हम। इससे पिछला नंबर ये है, ठीक है, 619.619, तो ये पिछला नंबर 0.619, और उससे अगला नंबर क्या होगा 0.620, 0.620। ओके, तो इंटरपोलेटिंग या इंटरपोलेशन हम इस तरह से कर लेंगे कि ये वाला फंक्शन इससे पिछला नंबर और इस नंबर का और इससे पिछले नंबर का डिफरेंस ले लेंगे, फिर हम इसके पिछले नंबर और इससे नेक्स्ट नंबर का इनके फंक्शन का डिफरेंस ले लेंगे और इन नंबर्स के डिफरेंस से डिवाइड कर लेंगे। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, वो फाई के साथ था, ये फाई इनवर्स के साथ था इंटरपोलेशन। तो अब दो वैल्यूज चाहिए आपको, एक फाई इनवर्स ऑफ 0.619 और एक 0.620, दोनों आप टेबल को यूज कर लें, 619 और 612 और 6.620 और 0.619। 0.619 देखें, 0.619 61 ये आ गया, और ये 9 ये लास्ट वैल्यू, और 62 वो ये आ रही है, ठीक है, 0.3029.3055, ये दो वैल्यूज आ गई, ये दो वैल्यूज यहाँ पुट कर दें, सही, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दें, जहाँ जहाँ फाई इनवर्स की वैल्यूज हैं उसके बस सिंप्लीफाई कर लें। कैलकुलेटर से बड़े एहतियात के साथ आप क्या करो, पहले ये डिफरेंस लेकर इनका डिफरेंस ले लें, डिवाइड करें, फिर इनका डिफरेंस लेकर इन्हें मल्टीप्लाई करें और फिर इसकी वैल्यू ऐड कर दें, ठीक है। तो बड़े एहतियात से ये आप कैलकुलेटर ऑपरेट करेंगे, या जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ इसी तरह लिखने की कोशिश करें विद ब्रैकेट। और ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, यहाँ तो एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं होता, तो आपने वहाँ कैलकुलेटर अगर है तो आपने मल्टीप्लाई यहाँ करना होता है, तो सेम एक्सप्रेशन लिख दें इक्वल टू ये आ जाता है। तो कैलकुलेटर की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए आपको। अब जनाब हमें बहुत बड़ा मसला हल हो गया, मसला अगर कोई कहता है ना फर्स्ट क्वार्टाइल बताओ, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या होता है, फर्स्ट क्वार्टाइल का मतलब है कि ये प्रोबेबिलिटी इतनी होती है यहाँ 0.25, यानी वो पॉइंट जहाँ पर 25% प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होती है, तो वो फर्स्ट क्वार्टाइल है। तो थर्ड क्या हुआ, थर्ड आपका हुआ जहाँ 0.75 प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होती है, या डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ 75% होती है, उस पॉइंट को हम कहेंगे थर्ड क्वार्टाइल। तो अब हमें इस किस्म के क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, तो ये जो भी हमने पिछले एग्जाम्पल में प्रैक्टिस की है ए फाइंड करने की, तो उस तरह से हम फाइंड कर सकेंगे। प्रोबेबिलिटी z लेस आर इक्वल टू Q1 कहा है यहाँ फर्स्ट क्वार्टाइल को, तो Q1 यानी इस तरह से लिखा जाएगा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन Q1 यानी फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल टू 25%, और 25% 0.25 लिखते हैं। थर्ड क्वार्टाइल में 75% है यानी 0.75। अच्छा, एक टर्म बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज याद रखिएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है इन दोनों का डिफरेंस, यानी थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का डिफरेंस जो है उसको हम बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, राइट। अच्छा, इसी तरह एक टर्म बोली जाती है क्वार्टाइल डेविएशन, ये आपने बुक 1 में या पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। Q3 यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर लेना तो वो क्वार्टाइल डेविएशन होता है, क्वार्टाइल डेविएशन इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज कॉल्ड क्वार्टाइल डेविएशन। इंटर क्वार्टाइल रेंज का हाफ कर लिया जाए तो होता है QD क्वार्टाइल डेविएशन। परसेंटाइल आप जानते हो, अगर लिखा जाए 70th परसेंटाइल
तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं कि 70 यानी 70th परसेंटाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जेड इज, यहाँ इन्होंने, अच्छा चले, ये आपका जनाब बन गया फर्स्ट क्वार्टाइल, ठीक है ना, और ये थर्ड क्वार्टाइल। अब फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे फाइंड करना है, यानी Q1 कैसे फाइंड करना है, ये जरा समझिएगा। ये क्योंकि लेस में है और इसको फाई ऑफ कर लेंगे, ये देखो फाई ऑफ Q1, ठीक है ना, यही फार्मूला होता है, यानी प्रोबेबिलिटी z लेस आर इक्वल्स टू a इज फाई ऑफ a। सो फाई ऑफ Q1 इक्वल्स टू 0.25, Q1 इक्वल्स टू फाई इनवर्स ऑफ 0.25। अब प्रोबेबिलिटी में क्या देखोगे, वो देखोगे आप 0.25 को जीरो में देखते हैं। ये देखो, ये इनवर्स टेबल है, ये एरिया टेबल था, ये इनवर्स टेबल है। तो 0.25 को जीरो में देखो, ये 0.25 उसको जीरो में देखिए, ये है जनाब -0.6745, ठीक है, 0.6745। टेबल टेबल 0.250, ये पहला कॉलम पता है आपको, जीरो होता है, थर्ड डेसिमल प्लेस जीरो होता है, माइनस लिखा है ना, -0.76745। सो इस तरह से आंसर मिल गया। Q3 भी इसी तरह से हम फाइंड कर लेंगे इसको, अब क्योंकि ये लेस में होता है, अगर ये लेस में है तो फाई ऑफ Q3 करें, Q3 होगा फाई इनवर्स ऑफ 0.75। तो 0.75 को टेबल में देखो, इनवर्स टेबल में 0.75 ये आ गया, 0.6745, ये देखो 0.6745। इस तरह से बच्चों थर्ड क्वार्टाइल फाइंड हो गया। जब आपके पास दोनों क्वार्टाइल्स आ जाए तो इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है जी, दोनों का डिफरेंस ले लो, एक वैल्यू ये मिली है थर्ड क्वार्टाइल में, एक हमें वैल्यू ये मिली है फर्स्ट क्वार्टाइल, तो इन दोनों का डिफरेंस ले लें। जब आप डिफरेंस ले लें, ख्याल कीजिएगा कि ये Q3 माइनस Q1 है, ये Q3 इतना लिखा, फिर माइनस ये फॉर्मूले का, और ये वैल्यू जो माइनस में आ रही है ना, ये फर्स्ट क्वार्टाइल की माइनस के साथ आ रही है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगी। अब इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये दो वैल्यूज प्लस होकर आएंगी, 1.349 बन गई। समझ जाएंगे। तो कैलकुलेटर, ये आप लेक्चर इस तरह से सुन रहे हैं, साथ साथ लिखो, तो लेक्चर स्टॉप कर लेते होते हैं, स्टॉप करके ये सारी कैलकुलेशन साथ साथ लिखते होते हैं। जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, मैथमेटिक्स पढ़ो, साथ लिखना बहुत ज़रूरी होता है, सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करके हल करोगे ना, खुद से नोटबुक के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ करते हुए, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग बाकायदा बनती जाएगी। अच्छा, फिर है जी क्वार्टाइल डिवीजन, यानी उसको हाफ कर दो, इंटर क्वार्टर रेंज जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है, उसको हाफ कर लें, उसको यानी डिवाइडेड बाई 2 कर दें, तो इस तरह से मिल गई क्वार्टाइल डिवीजन। हाँ, 70th परसेंटाइल वो भी लेस में ही होता है, यानी शुरू से लेकर उस पॉइंट तक जहाँ 70% डाटा कंप्लीट होता है या डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होती है, उसको कहते हैं 70th परसेंटाइल। तो वो 5 ही रहा ना, 5 ऑफ पॉइंट यानी P 70th, 5 इनवर्स 0.7 टेबल में देखेंगे, ये 0.7 0.5244, ये आंसर आ गया। 70th परसेंटाइल जेड डिस्ट्रीब्यूशन में इतना होता है। फिर बार बार यही फार्मूलाज आए हैं, आप गौर करो ना, पिछले जितने लेक्चर्स हुए हैं उनमें हम इन्हीं फार्मूलाज पर बहस की है हमने, कि इसको गौर पढ़ो, बार बार देखो इन फार्मूलाज को, लिखो, बार बार याद करो, तो यही आ रहे हैं। यानी ये अगर ये फार्मूलाज आपको आते हैं तो ये चैप्टर जो 10 है, जो पहला चैप्टर है, ये आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, ठीक है। ये वाले फार्मूलाज बेहतरीन आपको आने चाहिए इससे। यहाँ जनाब
अब पहुंचे हम 10.1, यानी अब इस तरह से हम इस एक्सरसाइज पे पहुंचे हैं कि कोई भी अब सवाल जो है वो इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे। पहला पार्ट क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो थ्योरेटिकल है और जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है वो क्वेश्चन 2 से स्टार्ट होता है, इसलिए एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका ए पार्ट फाइंड ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, ये फंक्शन लिखते हैं। यहाँ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व कहा है, तो अगर ये स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है तो वो हम जानते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व को, ये है स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व। तो ये मैं बार बार कह रहा हूँ, लिखें इसको, ठीक है, नोटबुक पर लिख लो, याद करो इस फंक्शन को और जुबानी लिखो। फिर उसने अब क्या पूछा है इसमें कि z इस पर ऑर्डिनेट बताओ। z की वैल्यू अगर 0.64 है तो ऑर्डिनेट क्या होगा। यहाँ वेरी सिंपल, आप इसकी वैल्यू 0.64 पुट कर दो जहाँ z है, एक जगह मिलेगा आपको राइट साइड पर z 0.64, उसका पहले स्केयर लो, कैलकुलेटर से स्केयर करके फिर डिवाइड बाई 2 करो, ठीक है। और ये वाला जो e की पावर ये कैलकुलेटर से आपको सॉल्व हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर, ठीक है, -0.2045। इसको सॉल्व कर लें। फिर पाई की वैल्यू, पाई आप कैलकुलेटर से पाई डायरेक्ट भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या 3.1415 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू वो अप्लाई कर सकते हैं। बेहतर तो होता है कि ई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है फंक्शन कैलकुलेटर के ऊपर उसको प्रेस करें, वहाँ से ये कैलकुलेट करें। तो यहाँ आपकी कैलकुलेटर की महारत है, ठीक है, उसको सॉल्व करना है। सो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट द आंसर 0.3215। वेरी सिंपल, जो भी ऑर्डिनेट फाइंड करना है हमने z की वैल्यू जस्ट पुट करनी है इस फंक्शन के अंदर। हो गए सारे पार्ट्स। जहाँ 0.64 पुट किया है वहाँ आप अगले पार्ट के लिए 2.84 पुट कर लें, उससे अगले पार्ट के लिए ये वैल्यू जो वैल्यू दी हुई है वो पुट कर लें, उससे अगले पार्ट के लिए ये वैल्यू पुट कर लें। तो बिल्कुल इसी तरह से अगले पार्ट्स कर दिए गए हैं यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ दिखाऊँ तो ये z की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर दी गई है, ठीक है ना। तो वो इस तरह से हमें ऑर्डिनेट मिल गया। तो ये बेटा कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करें और चेक करें क्या आंसर आ रहा है ये वाला। तो इस तरह से आप ऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए गौर के ना 2.84 है ना, ये टेबल भी होता है आपको z ऑर्डिनेट टेबल। ये या तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया, या तो वैल्यू पुट कर लेते होते हैं या फिर टेबल से भी फाइंड कर लेते हैं। टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है एग्जाम के अंदर। अब यहाँ है 2.84, तो इस टेबल में आप 2.84 पर जाएंगे, 2.8 और ये 4.00707, ये 707 यानी राउंड ऑफ जब किया 707 बेसिकली ये वैल्यू दी हुई है ना, तो इसको उन्होंने ऐसे लिख दें, यही आंसर है। इट्स ओके। तो टेबल यूज कर लें। यहाँ आप ऐसा कीजिएगा ना, अगर आपके पास टेबल है तो कैलकुलेशन से टाइम सिक्योर करने के लिए आप टेबल यूज कर लें। यहाँ ये सारी वैल्यू इस तरह पुट कर दें। जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो ये सारे स्टेप करें, स्टेप करने के बाद फिर आप टेबल पे चले जाओ। टेबल पर जाओ, जब जाओ ना ये वैल्यू देखनी है 2.84, यानी यहाँ 2.8 और 4 सेकेंड डेसिमल प्लेस, इस वैल्यू को उधर लगा लेना, यानी ये वैल्यू 0.00707। ओके जी। इसी तरह अगला पार्ट है। अब मैं कोई भी क्वेश्चन करूंगा ना वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, एग्जाम्पल की फॉर्म में किया हुआ है। तो यहाँ भी -0.84 है, तो -0.84, ये आ गया -0.84, -0.8 माइनस किधर है, ये आ गया -0.8 और ये 4। तो इस तरह से ये वैल्यू 0.28
वो सारी ये दरअसल ना ये सॉल्व करके लिखी हुई है। वो पहले स्केयर करो, स्केयर करके, हाँ, ये जो आंसर है ना वो ये आ रहा है। ये मैं टेबल जो दिखा रहा था, माइनस माइनस पॉइंट, देखते हैं एक सेकेंड, -0.84, -0.84, 0.280, यहाँ ये तो कैलकुलेशन में मिसिंग है। -0.84, -0.84, -0.84, हाँ ये सॉरी, ये हम क्या देख रहे हैं, हम ऑर्डिनेट देख रहे हैं, ठीक देख रहे हैं। तो अब आप ऐसा कीजिएगा कि इसको सॉल्व करके ना, तो यहाँ कमेंट में लिखें कि क्या आ रहा है आंसर। इसके लिए आपने यहाँ इस क्वेश्चन को इस तरह से यहाँ सॉल्व किया गया, इसका स्केल ले लिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया गया और इसकी फंक्शन वैल्यू फाइंड कर ली गई है और ये वैल्यू फाइंड हो गई -0.84। शायद हम सही देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। 84 ये वाला ही कॉलम है, यस, -0.84, बेसिकली ये वैल्यू बन रही है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये ऑर्डिनेट ही है, ठीक है, इतना आंसर आना। बहरहाल इसको आप चेक कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो फिर कमेंट्स में लिखें, ठीक है। ऐसे ही ये बाकी सारे क्वेश्चंस हैं कि आपने फंक्शंस में ये फंक्शन वैल्यू आपने पुट कर लेनी है। -2.08, इसको देखते हैं, -2.08, -2 पॉइंट, -2 पॉइंट, ये आ गया, -2.0 और 8 सेकंड लास्ट 8 होता है, तो 0.04586, ये ठीक है। अच्छा, यहाँ भी कोई कैलकुलेशन में शायद मिसिंग हो, तो आपने इसको ठीक कर लेना है। इसकी वैल्यू मिली है हमारे टेबल में -0.84, -0.84, वो वैल्यू आई थिंक आएगी -0.8 और ये 4, 0.28034, पॉइंट क्या, 28034, ये आंसर आने, ठीक है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। हो सकता है ये कैलकुलेशन जब आप करो यही आ रहा, वहाँ मिसिंग थी, उसको हमने ठीक कर लिया। मेरे ख्याल में आप समझ गए हैं कि ऑर्डिनेट किस तरह से फाइंड करना है, फंक्शन वैल्यू आपने पुट कर लेनी होती है। अब मैं अगले क्वेश्चन पर आ गया हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर उसको समझते हैं। यहाँ पर वेरीफाई द ऑर्डिनेट ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व एट दिस एंड दिस आर इक्वल, यानी 1.27 पर वैल्यू पुट करके देख लो, जो आंसर आएगा 1.27 और -1.27, क्योंकि ये सिमेट्रिक होती है डिस्ट्रीब्यूशन, जो माइनस वैल्यू और जो प्लस वैल्यू उसके ऊपर हाइट तो एक जैसी होती है ना, नॉर्मल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ऑर्डिनेट सेम होता है। इसका आता है 0.1781, 1.27, अगर टेबल में देखो ना 1.27, ये 1.2 और ये 7, ये वैल्यू आ गई, यानी 0.1781, ठीक है। और एक आप माइनस पे भी देखो, -1.27, -1 पॉइंट किधर है, ये है 1, -1.27, बिल्कुल वही वैल्यू आ गई, 1.1781। तो यहाँ आपने जो सॉल्व करना है क्वेश्चन, वो आपने एक फंक्शन लिखना है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका पीडीएफ लिखना है। उसका पीडीएफ लिखने के बाद जो जो ऑर्डिनेट फाइंड करना है उसकी वैल्यू, z की वैल्यू उस फंक्शन के अंदर, जैसे यहाँ 1.27 है तो 1.27, इसकी सारी कैलकुलेशन के साथ ही आंसर देंगे और टेबल से आप वेरीफाई कर लें कि आंसर ठीक है, ठीक है। इस तरह माइनस के साथ भी क्वेश्चन ये था
कि चेक करें कि 2.1.27 और -1.27 अगर z की वैल्यूज हों तो क्या स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में ऑर्डिनेट बराबर हैं, आर इक्वल। और फिर एक और सवाल दे दिया, फाइंड ऑर्डिनेट एट z0। वेरी सिंपल, 0 पर भी आप चेक करें, टेबल भी यूज कर सकते हो, और वेरिफिकेशन के लिए ये आता है पॉइंट 39894। लेकिन आप जब सॉल्व करोगे ना पेपर में, या आपने जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपने z की वैल्यू पुट करनी है 0। तो यहाँ पर आप z की वैल्यू 0 पुट कर दोगे, ठीक है। जहाँ जहाँ z वहाँ 0, और ये आ गया 0.3989, यही था 0.3989। और इसको 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करें तो यही आता है। आई थिंक समझ गया आप। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके आगे हमारे पास 6 पार्ट्स हैं जनाब। और क्या है कि वो सिंपल, वो जो हम शुरू में प्रोबेबिलिटी फाइंड की थी फाई ऑफ ए के साथ, वो है सारा। इफ देखें क्वेश्चन स्टेटमेंट, देखें क्वेश्चन 3a, if the random variable z has standard normal distribution, find probability of this one। यानी अगर लेस में आए तो हम उसको फाई ऑफ कर देते हैं, ग्रेटर में आए तो हम क्या करते हैं 1 माइनस फाई ऑफ ए कर देते हैं। ये लेस है, ये भी फाई ऑफ कर लेंगे, ये भी फाई ऑफ, ये बिटवीन आ गया। अब फाई ऑफ 1.99 माइनस फाई ऑफ 0.56 आ जाएगा। और ये भी ऐसे ही, ये दो नंबर्स हैं तो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए वाला फॉर्मूला। तो मैं एक बार करता हूँ यहाँ। तो बेटा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी z लेस देन 1.46। तो फाई ऑफ जो वाला टेबल है ना, वो एरिया टेबल है। एरिया टेबल में यानी 1.64, ये याद रखिएगा, ये एरिया टेबल है, यानी z की वैल्यू पर एरिया फाइंड करना। तो क्या फाइंड करना, 1.46 1.4, और ये 6 आ गया 1.46, 0.92785, ये 0.92785, ठीक है, ये आंसर आ गया। यहाँ मैं आपको टेबल भी दिखा रहा हूँ, यहाँ ज़रूरत नहीं होती है, सॉल्यूशन के अंदर ज़रूरत नहीं होती। सॉल्यूशन में हाँ, ये आप ड्राइंग कर सकते हो, डायग्राम आप बनाएं इसकी कहना, यानी 1.46 इसकी आप डायग्राम दिखा सकते हो, बनानी है बल्कि। सेकंड पार्ट देखिएगा, अब वो ग्रेटर है, तो ग्रेटर में हम क्या करते हैं, हम करते हैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1 माइनस फाई ऑफ ए, अब 1 माइनस फाई ऑफ 2.58, फाई ऑफ 2.58 आप फाइंड कर लें टेबल से, तो 1 माइनस कर लें। यहाँ भी मैं जस्ट आपको समझाने की खातिर ये मैंने बता दिया, दिखा दिया यहाँ टेबल, अदरवाइज ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। डायग्राम ज़रूर शो करनी है। जो जैसे ये देखो, ये z लेस देन माइनस 1.48 है ना, वो 0 से पीछे, ये यहाँ इस तरह से डायग्राम बनानी है आपने, ऐसे स्केच करो और ये लाइन ड्रा कर लें तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली -1.48, इसको शेड कर दिया करो, तो ये साथ डायग्राम भी शो कर दें, ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स आप समझ गए हो, टेबल यूज करना है, फाई ऑफ ए वाला यूज करना है। अब बी पार्ट में क्या कहता है, बी पार्ट में भी बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, कोई दूसरा सवाल नहीं है जनाब, बिल्कुल वही सवाल है। ये लेस वाला आ गया, ये ग्रेटर वाला आ गया, ये बिटवीन आ गया। और इसमें वो क्या कहता है, सेकंड पार्ट में पता क्या कहता है, वो कहता है कि साबित करो कि बराबर हैं, तो वही जाएंगे साबित। ये फाई ऑफ बन गया, देखो फाई ऑफ 1.86, ये 1 माइनस फाई ऑफ -1.86 ग्रेटर। अच्छा, ग्रेटर को आपको याद है,
एक और फार्मूला हमने लिखा था, यानी फाई ऑफ माइनस ए। जब आप फाई ऑफ माइनस ए करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वल आ जाएगा। और यहाँ सेकंड पार्ट देखते हैं किस तरह सॉल्व किया हुआ। फर्स्ट पार्ट तो समझ गए आप, ये सेकंड पार्ट सॉल्व किया हुआ, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड किस तरह प्रूव कर देनी है। लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि ये लेस है, ये लेस है, लेस में आपने ये वाला पाई ऑफ ए यूज़ कर लिया, ये टेबल यूज़ करते हुए ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई। और जो मैं अभी बात कर रहा था कि ग्रेटर में ये फार्मूला है माइनस फाइव ऑफ ए। जब आप माइनस फाइव ऑफ ए लिखोगे तो वही बन गया ना, फाइव ऑफ 1.86। सेम आंसर, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस तरह से ही क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट्स हैं जनाब, 7 पार्ट्स हैं और बिल्कुल वही क्वेश्चन। यहाँ 3 डेसिमल प्लेस जो है ना वो इंटरपोलेशन का सवाल बना लें, इंटरपोलेट करते हैं इसको। ये इंटरपोलेशन क्या होती है, ये 1.645 है ना, तो इसको क्या कर लेंगे 1.64 और 1.65। उसमें मैं फिर यहाँ आपको दिखा देता हूँ एक पार्ट करके। 3 डेसिमल प्लेस। अच्छा, दूसरा ये भी है कि ये क्योंकि ग्रेटर है, इसको बदल दें फाई ऑफ माइनस ए में, यानी इसके बराबर होता है। तो ये बन गया जनाब फाई ऑफ माइनस 1.645। अच्छा, इधर मैं आपको इंटरप्रेशन दिखाता हूँ कैसे किया। देखो ये 3 डेसिमल प्लेस हैं, ठीक है। आपने माइनस का ज़रा ख्याल रखिएगा, ज़रा गौर करना। इससे जो पिछला नंबर है ना, छोटा नंबर, वो -1.65 होता है। यही कहा था हमने कि इससे ये जो नंबर हमें गिवन है, इससे पिछला नंबर 2 डेसिमल प्लेस वाला वो ये होगा -1.65। समझ जाएंगे, माइनस वाला जो नंबर होता है, अगर मैं कहूँ इससे पीछे, इससे लेस 2 डेसिमल प्लेस वाला नंबर कौन सा होगा, इतना नहीं होगा जनाब, यानी -1.64 नहीं होगा, वो तो इससे बड़ा है नंबर माइनस की वजह से। इससे जो पिछला या छोटा नंबर जो है ना 2 डेसिमल प्लेस तक, वो इतना है, -1.65 है। तो इससे जो बड़ा नंबर होगा वो ये है -1.64। यहाँ ऐसे करते हैं इंटरपोलेशन में, यहाँ उनकी प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस ले लेते हैं, यानी फाई फंक्शन का डिफरेंस ले लेते हैं, बड़ा नंबर और ये छोटा नंबर, और फिर इसी तरतीब से बगैर फाई के यहाँ उन नंबर्स का डिफरेंस ले लेते हैं, ऐसे करते हैं। और शुरू में क्या करते हैं, इससे पिछले नंबर फाई फंक्शन में ऐड कर लेते हैं सेम नंबर माइनस इससे पिछला नंबर, यानी प्रीवियस नंबर। तो इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है और वो इंटरपोलेशन ये बन जाता है, और इसे सॉल्व कर लें। ये लेस है तो वो डायरेक्टली ये हम उसी पे चले गए, लेस वो ग्रेटर था तो उसमें हमने फाई ऑफ माइनस कर लिया, तो ये उसने ऑलरेडी लेस दिया हुआ है, तो वो फाई फंक्शन ही बन गया। तो इंटरपोलेशन आपको समझ है, आपने इसको बार बार सॉल्व कर लेना है, समझ लेना, ठीक है। ये हो जाएगा। अब ये ग्रेटर 3 डेसिमल प्लेस है, इसको भी आप उन्होंने इंटरपोलेट कर दिया, यानी ये क्वेश्चन ही इंटरपोलेशन की वजह से है। लेकिन आखिरी ये 4th पार्ट है, 4th पार्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ग्रेटर को माइनस में बदलें, फाई ऑफ दिस, ठीक है ना, तो वो टेबल एरिया ले लिया, सॉल्व करते जाओ, और यानी पीछे से चलते आओ। यहाँ मेरा मतलब है, अगर आप ये यहाँ से देख रहे हो ना वीडियो लेक्चर, अगर फर्ज करें नहीं समझ आ रही, आप पीछे जाओ, पिछले लेक्चर्स में जाओ। अगर वो पीछे से आप कवर करते आ रहे हो तो फिर यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आप सॉल्व करके समझो।
इंटरपोलेशन भी रूल का भी समझ आ जाएगी आपको, और ये जो टेबल यूज़ करके फाइंड की गई है वो भी समझ आ जाएगी। यहाँ फिर 3 डेसिमल प्लेसेस की वजह से इंटरपोलेशन रूल लगा दिया गया है। ठीक है, ये इस तरह से हमने ये पार्ट्स कर लेने हैं। फोर्थ बी में वेरी सिंपल, वो एब्सोल्यूट की वैल्यू पे बेस करेगा। अब z एब्सोल्यूट लेस है तो क्या फार्मूला होता था, याद है आपको, 2 माइनस ए। ओके, ये लेस में ये आ जाएंगे 2 ऑफ ए माइनस 1, ग्रेटर में होता था 2 ऑफ माइनस ए। और ये सारे एब्सोल्यूट इस तरह से हम सॉल्व कर लेने। और जो ये जो लास्ट पार्ट है इसका स्केच करें पहले। z लेस देन, ये वाला जो पार्ट है ना 8 पार्ट, तो z लेस देन यानी इससे बियॉन्ड पीछे, और ग्रेटर देन 2.5 उससे आगे। तो अब हम पहले पार्ट पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको बल्कि रिवाइज कर लेते हैं, ये कंसेप्ट समझा हुआ है। जी जनाब, ये बच्चों लिखा है प्रोबेबिलिटी एब्सोल्यूट z लेस देन 1 एज वी नो दैट। यही आपको मैं फंक्शन बार बार समझा रहा हूँ, इसको याद रखें, याद कर लें। तो ये आ गया जनाब। अब एक ही जगह 1 है ना, तो एक ही जगह 1 लगाएं। अब 5 ऑफ 1 टेबल से देखेंगे, एरिया टेबल से, और यहाँ वैल्यू पुट कर दें आंसर। सो आपको मैं ये असाइनमेंट दे रहा हूँ कि अपनी बुक खोलें और इन सब को सॉल्व करते जाओ। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे आपसे। जहाँ 3 डेसिमल प्लेस है, डरना नहीं आपने इंटरपोलेशन से, उस पर एक दो बार गौर करेंगे, एक दो बार सवाल समझ जाएंगे, तो कोई इशू नहीं है इंटरपोलेशन का। ठीक है, होप रखूं कि ये आप कर सकते हैं। यहाँ तक हमने इसको सीख लिया। ठीक है, ये चीज़ बन जाती है ना, यानी ये z लेस देन इससे ग्रेटर है और इस वैल्यू से लेस है, यानी ये दोनों ग्रेटर साइन आ गए। तो 1 माइनस 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, 5 ऑफ बी 2.5 बन गया, 5 ऑफ 2.5, और 5 ऑफ ए ये है माइनस 1.97। तो टेबल से वैल्यू देखकर आपने इसका आंसर कर लेना। तो यहाँ तक जो था वो है हमारे पास एरिया फाइंड करना था, एरिया तक हमें ये पूछा गया है। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें हम देख लेते हैं क्या पूछ रहा है ये हमें। ये वही स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व है, द परसेंट ऑफ 95% in central 95% if distribution lies between this and this, कि इन दो पॉइंट्स के बिटवीन जो एरिया है वो है 0.95। ठीक है, ये हमें साबित करना है कि इन दो पॉइंट के जो बिटवीन एरिया है वो जनाब इतना है। यानी आप समझो कि हमने ये लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है कि वो एरिया इतना है, ये आंसर हमें दे दिया गया है, इसको सॉल्व करना है बेसिकली। तो वही करें, 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, तो 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए, इसको आप सॉल्व कर लें। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यानी पार्ट 1 जो है सॉल्यूशन में पार्ट 1, ये देखिएगा ये आ गया ना 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड ये ले लें, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। ओके, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो यही मैं कह रहा हूँ 5 ऑफ बी माइनस 5 ऑफ ए। अब टेबल में जाओ, 1.96 इतना एरिया है, माइनस 1.96 में ये टेबल वैल्यू दे रहा है, डिफरेंस लो ये आ गया, इसको राउंड ऑफ करो 2,
2 डेसिमल प्लेस तक। राउंड ऑफ का यहाँ ये उसूल होता है कि अगर ये अगला थर्ड डेसिमल प्लेस 5 या 5 से बड़ा हो तो इसको आपने एक नंबर बढ़ा देना होता है, या 4 है तो 5 कर देना। ये 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। अब 0.95 लिखें या 95% लिखें, एक ही बात होती है, 95%, ठीक है ना। और राइट हैंड साइड हमें यही कहा है उसने कि वो 95% है, 0.95। इस तरह से जो सेकंड पार्ट है वो 99% है इन दो पॉइंट्स के बिटवीन, इन दो पॉइंट्स के बिटवीन। अब ये 2 पॉइंट्स फिर वो इंटरपोलेशन वाली बहस आ गई है, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेस है ना, तो 3 डेसिमल प्लेस जो है वो इंटरपोलेशन रूल अप्लाई करके वो वैल्यूज फाइंड कर दी गई हैं, ठीक है। जब उसको आप राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक करते हो तो वो हमें 99% दे देता है आंसर। तो लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सारे वही पिछले ही क्वेश्चंस यहाँ रिपीट हो रहे हैं, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इंशाल्लाह अब सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ आपको दिखा दिए गए हैं, यहाँ सॉल्व कर दिए गए हैं। तो अब यहाँ देखें, फिर वो ए की वैल्यू इन्वर्स वाली बात आ गई। एग्जाम्पल में पढ़ा था ना हमने, ए की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। ये जितने पार्ट्स हैं वो हम ए की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। तो ए जैसे पहला पार्ट देखें, ये लेस है तो फाइव डायरेक्ट आप कर देंगे, फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन, ए इज इक्वल टू फाइव इनवर्स ऑफ जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी की। ये देखो, ये फाइव ऑफ ए आ गया ना, ये फॉर्मूला होता है। और फाइव ऑफ ए इज इक्वल टू दिस, सो ए इज इक्वल टू फाइव इनवर्स ऑफ दिस। तो फाइव इनवर्स वाला फंक्शन है हमारे पास, एक टेबल है, ये इनवर्स जेड टेबल। यहाँ से हम वैल्यू उठा लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे, यूँ आंसर आ जाएगा। ये बेटा सारे पार्ट्स ऐसे हो जाएंगे। अब रही बात एब्सोल्यूट वाली, ये भी हमें पता है 2 फाइव ऑफ ए माइनस 1 होता है। अगर ये लेस देन आ जाए, ग्रेटर आ जाए तो क्या होता है भला, कोई बताएगा भाई? वो होता है 2 टाइम्स फाइव ऑफ माइनस ए। यहाँ सॉल्व कर लिया गया है, मैं दिखाता हूँ। ये सारे पार्ट्स आ गए। ये मैं कह रहा हूँ कि जो लेस है वो 2 फाइव ऑफ ए, ये देखो 2 फाइव ऑफ ए माइनस 1, और यहाँ से पहले फाइव ऑफ ए निकाल लेना है। ये पीछे हमने ये क्वेश्चन किया भी है, एग्जैक्ट ये किया हुआ इस बार। ऐसे वैल्यू आ गई। अब ग्रेटर है तो ये ग्रेटर में मैं बता रहा था आपको कि 2 टाइम्स फाइव ऑफ माइनस ए। यानी इस पूरे चैप्टर में यही फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, बार बार फार्मूलाज अप्लाई हो रहे हैं, और टेबल वैल्यू देखकर हमने वैल्यू पुट कर देनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। तो आपको अंदाज़ा हो चुका होगा इस वक्त कि कितना आसान है। अगर कंसेप्ट समझ आ जाए तो प्रोबेबिलिटी, अपना स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना सिंपल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब वो कहता है कि एक पॉइंट बताओ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व के अंदर, पॉइंट बताओ अ पॉइंट दैट हैज 97.5% एरिया बिलो। बिलो का मतलब ये बन गया ना कि पीछे से आप शुरू हों और 97.5% एरिया कवर करें। तो देखते हैं, ये 3 चीजें आती होती हैं। एक होता है बिलो, एक अबव होगा कि उससे ऑनवर्ड एरिया इतना है, यानी प्रोबेबिलिटी इतनी है। यहाँ हैज एरिया अबव, अबव जो है ना वो है 2.5%। बेसिकली ये है सवाल में 2.5%। अ पॉइंट दैट हैज 2.5% एरिया अबव, सही है। और अच्छा मैंने बताना था कि 3 बातें हो सकती हैं, यानी बिलो एरिया दिया होता है, अबव एरिया दिया होता है, और बिटवीन 2 पॉइंट्स एरिया दिया होता है। तो बिलो एरिया तो वेरी सिंपल, फाइव ऑफ ए के साथ
इन्वर्स फंक्शन लगा कर इसको सॉल्व कर लेना होता है। यानी फाई ऑफ ए बन गया और फाई ऑफ ए कैसे, फाई इनवर्स। इनवर्स फंक्शन या इनवर्स टेबल यूज करते हुए ए फाइंड हो जाता है। और जब अबव एरिया हो, अबव एरिया, आप समझ नहीं आ, ये हमें बताया जा रहा है कि अ पॉइंट दैट हैज एरिया अबव, हाँ इतना है 97.5% अबव है। यानी ये मैं यहाँ जो मैं चेंज कर रहा था ना वो गलत चेंज कर गया हूँ, इतना ही है। यानी एक ऐसा पॉइंट बताना है हमने कि उससे आगे जाए तो इतना एरिया हो। सेकंड पार्ट पे गौर करना है कि एक ऐसा पॉइंट, ये डायग्राम देखो ना, एक ऐसा पॉइंट कि उससे आगे तक का जाए सारा का सारा एरिया, वो ये है 0.9775। ये पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है कि क्या वो पॉइंट होगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा कि अच्छा, जब ये तो कॉमन सेंस है ना, अगर आप समझ जाएंगे कि इससे आगे तक का एरिया है 0.975, कोई बताएगा कि इससे पीछे एरिया कितना होगा फिर? ये जो खाली एरिया नजर आ रहा है ये कितना होगा बोला? वो होगा 1 में से माइनस कर लो, ये इशारिया 975 है तो वो इशारिया 025 हो जाएगा। यानी इससे बैक एरिया, पिछला एरिया। अब क्या मैं कहना चाह रहा हूँ कि बैक एरिया बेटा पार्ट सेकंड की बात कर रहे हैं हम, अगले अगले पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। तो देखो गौर करो, जो बैक इस पॉइंट से पीछे का एरिया होगा ना वो 0.25 होगा। यानी z ये नंबर बन गया आपका z पॉइंट। सो फाई ऑफ ए 0.025, a इज इक्वल टू फाई इनवर्स ऑफ 0.025, वो वैल्यू बन गई टेबल देखते हुए -1.96। मेरे ख्याल समझ गए आप कि आपको अबव एरिया दिया हुआ है, इस पॉइंट से अबव एरिया। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, पॉइंट फाइंड करने के लिए, z पॉइंट फाइंड करने के लिए आप 1 में से माइनस कर लेंगे, वो बन गया 0.025। 0.025 फॉर्म में हम फाई को लिख लेंगे, यानी फाई ऑफ ए इज इक्वल टू 0.025। इधर से फिर हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। जनाबे वाला ये जो बिटवीन पॉइंट है उसको हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला मेथड देखते हैं कि क्या कहता है। बिटवीन, ये देखें, 2 पॉइंट्स दैट कंटेन्स 90% एरिया, 2 पॉइंट्स दैट कंटेन्स के 90% एरिया। अब 90% अगर दो नंबर्स के बिल्कुल दरमियान एरिया जो आ रहा है अगर वो 90% है, ठीक है, तो यानी हम कर रहे हैं थर्ड पार्ट, फर्स्ट मेथड। अच्छा, टोटल गौर करेंगे, ये टोटल जो बिटवीन एरिया है ना वो 90% है, बाकी जो बियॉन्ड कितना रहेगा 10%, यानी इधर और इधर वाले एरिया 10% रहेगा। अगर यहाँ तक शेडेड एरिया अगर आपके सामने 90% है यानी 0.9 है, तो दो साइडें बची हैं आपकी, एक ये वाली साइड जो खाली है और एक ये वाली साइड, इसका मतलब इक्वी डिस्टेंट है और वो एक जैसा एरिया है। 10% को आधा आधा करो तो क्या बना 5%। 5% ये एरिया होगा और 5% ये खाली एरिया होगा। तो बेसिकली 5% पर ये बन गई कि probability z less than a is equal to phi of a which is 5%। 5% पर एरिया जो a की वैल्यू है वो ये आ गई -1.4949 -1.6449। और ये वैल्यू है आपकी जो z की वैल्यू है लेफ्ट साइड वाली, तो पॉजिटिव हो जाएगी इसके जो
दूसरा नंबर है या दूसरी वैल्यू। और वो भी क्योंकि जो एरिया उस पॉइंट से राइट वर्ड जो एरिया है उससे ऑनवर्ड वो एरिया अगर आप पीछे को आए उस पॉइंट से तो 95% है, क्योंकि 5% था ना उस पॉइंट से ऑनवर्ड एरिया 5%। 5% से आप अगर 5 के फॉर्म में लाएं तो 0.95 है। तो 0.95 को अगर आप इनवर्स फंक्शन में देखें 5 इनवर्स में तो 1.6449 के वैल्यू है। सो ये दो पॉइंट्स हैं जिनके बिटवीन 90% एरिया एग्जिस्ट कर रहा है। एक और तरीका एब्सोल्यूट फॉर्म में भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको समझ लें। अब दोनों मेथड्स में कोई भी मेथड लगा सकते हो। जब ये कहा गया कि बिटवीन एरिया 90%, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, यानी 2 टाइम्स फाई ऑफ ए माइनस 1 विच इज 90%। इधर से आपने फाई ऑफ ए फाइंड कर लिया, ए फाइंड कर लिया, ए आपका इतना आ गया। और ये क्योंकि दो पॉइंट्स हम ले रहे हैं सिमेट्री की वजह से एक माइनस में आएगा एक प्लस में आएगा। सो लिहाजा प्लस माइनस 1.6449 इज द आंसर। ओके, सो इस तरह से हम अगर हम ये लेक्चर यहाँ तक रखें कि किस तरह से हमने इनवर्स फंक्शन यूज़ किए हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम टेकअप करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड ऑनवर्ड। तो यहाँ इजाज़त चाहेंगे, इस क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बेसिकली वही है कि ए फाइंड करना है और उनके बिटवीन एरिया। वहाँ देखो 90% दिया था, अब 80% दे दिया। 80% बिल्कुल उसी तरह से जैसे पिछला हमने क्वेश्चन किया ना, तो 80%। अब ये क्योंकि लेस दो पॉइंट्स के बिटवीन एरिया 80% है, तो 2 फाई ऑफ ए माइनस 1 इज 0.8। इधर से आपने फाई ऑफ ए निकाला, ए अगर आपके पास 1.2816 है ना, तो माइनस के अंदर इसको पॉइंट को ले जाएं, यानी माइनस 1.2816 और 1.286 ये दो पॉइंट्स आ जाएंगे जो इन दो के बिटवीन है। पहला क्या था 80%, फिर 99% है। अगले पार्ट में 99% है, यानी ये जो पार्ट है ना ये 99% है। क्वेश्चन 99% में भी बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं। तो ये इस तरह से आप ए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ ए मिला आपको 2.5758। अगर देखा जाए तो बिल्कुल उसी तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब हमें ए फाइंड करने को कहा, वो बियॉन्ड जो एरिया है वो 5% है, यानी इसका आपको आता है ना फंक्शन, ग्रेटर हो तो वो होता है 2 टाइम्स फाई ऑफ माइनस ए। ये 5% 0.05 होता है, तो 2 से डिवाइड किया तो 0.025 माइनस ए मिला इनवर्स फंक्शन यूज करते हुए माइनस 1.96, तो ए मिल गया आपको 1.96। अगर 5% की बजाय 2% हो, देखो स्टेप तो वही है सारे आपके। ग्रेटर है एब्सोल्यूट ग्रेटर, तो वही 2 टाइम्स फाई ऑफ माइनस है 2%, वो 0.02 होता है। 2 से डिवाइड किया 0.01। इनवर्स फंक्शन अप्लाई करके आप इनवर्स टेबल देखा तो उसकी वैल्यू ये मिली। सो ए इज इक्वल टू दिस वन। ये हमने एग्जांपल में भी किया था, फाइंड द लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, फाइंड मीडियन। अब देखो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो उसकी प्रॉपर्टी है मीडियन, मोड और मीन बराबर होते हैं, यानी जो मीन है वही मीडियन है। और लोअर क्वार्टाइल प्रोबेबिलिटी z लेस देन q1 इक्वल्स टू 0.25, इसको सॉल्व कर लेंगे। अपर क्वार्टाइल वो सॉल्व हो जाएगा, यानी यही क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल और इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, फॉर अ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z। तो यहाँ हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। दोबारा
सॉल्व कर दिया हुआ है। तो आई थिंक ये आप समझ गए हैं, आप खुद से कर सकते हैं। ये देखो मैंने कहा मीडियन जो है वो 50% पे होता है, और मीडियन 50% पे आप क्या होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो फाई ऑफ ए, ठीक है। तो मीडियन इज यहाँ 0 आ जाएगा। आप इनवर्स फंक्शन को भी यूज कर लें, इनवर्स टेबल को यूज करते हुए भी जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो 0 मिलेगी। वैसे भी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 होता है, वेरिएंस 1 होता है। सो मीन और मीडियन बराबर होते हैं, तो इसलिए 0। फर्स्ट क्वार्टाइल 0.25, फाई ऑफ Q1 इज 0.25। Q1 टेबल देखें, ये फाइंड हो जाएगा। इस तरह Q3 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम यहाँ से फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे हम। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, प्रैक्टिस करें इसकी, बार बार सवाल हल करें। तो एक जैसे हैं सारे सवाल, ठीक है। तो कोशिश करें इसकी जितनी रिहर्सल हो सकती है, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, इसको करें। तो इंशाल्लाह प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह।